यहाँ पर टोटल 9 माइनर लगे, 3 यहाँ पर नीचे, 3 बीच में, 3 ऊपर, और हर एक माइनर कीमत 1,70,000 रुपए के यहाँ पर 9 माइनर लगे हैं। प्लस यहाँ पर 2 AC लगाए गए यहाँ पर इन्हें ठंडा करने के लिए, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर लगा है। साथ के साथ वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर सर्वो के स्टेबलाइजर लगाए गए, जो कि 3 स्टेबलाइजर यहाँ पर। सो गाइस आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली, क्योंकि आज हम एक फार्म कवर करने वाले जो कि 18 लाख रुपए कंप्लीट हुआ है, बहुत ही जबरदस्त है। तो सीधा अंदर चलते हैं यहाँ पर, एंड मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से यहाँ पर करा है, और साथ के साथ जो इसके अंदर कूलिंग है वो किस तरीके से करी है, और वायरिंग कैसे करी है, स्टेबलाइजर कैसे लगा रखे हैं। आज इस वीडियो में उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा वायरिंग, हीटिंग और कूलिंग, और कौन से माइनर यहाँ पर कितनी अर्निंग है, कितना रिटर्न है, मंथली कितने पैसे बना रहे हैं, और 18 लाख रुपए लगे कैसे है ये, तो सारी चीज़ हम डिटेल में बताएंगे। और देखो एक चीज़ जरूरी चीज़, जो एक्चुअल है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं, जो रियल होगा वही। ये सारी चीज़ आप खुद भी चेक कर सकते हो, मैं कुछ लिंक डाल दूंगा वेबसाइट के, जहाँ पर माइनर का रिटर्न देख सकते हो, स्टेबलाइजर क्यों जरूरी होते हैं, और साथ में वीडियो बता दो चलूँगा। फिर मैं बोलूँगा जो एक्चुअल है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ओवरव्यू दिखा देते हैं यहाँ पर कितने यहाँ पर माइनर लगे हैं। यहाँ पर टोटल 9 माइनर लगे, 3 यहाँ पर नीचे, 3 बीच में, 3 ऊपर, और हर एक माइनर कीमत 1,70,000 रुपए के यहाँ पर 9 माइनर लगे हैं। प्लस यहाँ पर 2 AC लगाए गए यहाँ पर इन्हें ठंडा करने के लिए, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर लगा है। साथ के साथ वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर सर्वो के स्टेबलाइजर लगाए गए, जो कि 3 स्टेबलाइजर यहाँ पर, हर एक स्टेबलाइजर 15 किलोवाट का है। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं, यहाँ पर जिनका ये फार्म है उनसे ही पूछते हैं। तो बताओ भैया, पहले तो वेलकम भैया, आप आए और आपने इजाज़त दी कि हम यहाँ पर कवर कर सके। एक्चुअली हमारा मोटिव यही है कि हम लोग थोड़ा ऑडियंस को बता सके कैसे कैसे वो अपने 1-2 जो मशीन चला रहे हैं उनको कैसे 10-12 कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले भैया बताओ, आपने स्टार्टअप कैसे करा, मतलब कैसे स्टार्ट करा आपने? कुछ नहीं भैया, थोड़ी इन्वेस्टमेंट थी जस्ट, तो मैं कहा चलो नया बिजनेस खोलते हैं। नया बिजनेस खोलने का मन था, थोड़ी अर्निंग करने का मन था। तो मैंने ऐसे यूट्यूब पर सर्वे कर रहा था और मैंने जस्ट मेरे को आपकी वीडियो मिल गई। सो समहाउ कॉन्टैक्ट हुआ, मैं आपके पास आया। तो एक जस्ट मैं आपके पास कोई 4 महीने पहले एक 4-5 हाँ एक माइनर आप मेरे से लेके गए थे, बिटकॉइन का लेकर गया। उसके बाद मैंने आया तो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेशंस आई, जैसे कि वेंटिलेशन में दिक्कत आ रही थी। तब मेरे को पता भी नहीं था कि सर्वो स्टेबलाइजर पे चलती है रन करती है। मैं नॉर्मल रेंज चलाई, तो उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेशन। नॉर्मल पे क्या होता है, मतलब किस तरह की दिक्कत आती है? अब मैंने पहले छोटे रूम में चलाई थी, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे वेंटिलेशन की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, एंड सेकंड क्योंकि प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पा रही थी, उसको आउटपुट और इनपुट इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था। तो जिस वजह से बार बार मशीन ट्रिप कर रही थी। हाँ, मतलब थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाती थी नॉर्मल बिजली पे, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता बता दो, बिजली फ्लक्चुएशन होता ऊपर नीचे होता रहता है। माइनर को क्लीन करंट चाहिए, इसके लिए स्टेबलाइजर ही यूज़ करना पड़ता है। माइनर को चलाने के लिए आपको इस तरह के सर्वो स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल स्टेबलाइजर कामयाब नहीं है। नॉर्मल स्टेबलाइजर में 10-15 वोल्टेज ऊपर नीचे होती है, और माइनर को क्लीन करंट चाहिए, जो कि इनकी तरफ से आपको देखने को मिलता है। सिर्फ 1 या 2 वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं, बाकी क्लीन करंट आता है इन सर्वो स्टेबलाइजर में। तो आपको माइनर चलाने के लिए सर्वो स्टेबलाइजर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने आपसे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस ली। वन कॉल अवे पे थे आप, तो मैंने आपसे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस ली। उसके बाद फिर जब मेरी वो मशीन सही से चलने लग पड़ी, सो करते करते मैंने 2-4 और लगाई। फिर तो ऐसा हो गया भैया, तो ऐसा हुआ कि मैं हर मंथ एक नई मशीन ले सकता। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता, इन्होंने स्टार्टिंग 1 से करी थी, बट धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। ये अब इनके पास करंटली अभी के टाइम पे 9 मशीन है इनके पास। एंड ओवरऑल क्या जर्नी रही है आपको इसकी, ओवरऑल क्या बताना चाहोगे हमारे ऑडियंस को इसके बारे में? जर्नी मैं भैया यही शेयर करना चाहूँगा कि अगर एक अच्छा मेरे को गाइडेंस देने वाले जैसा आप जैसा अगर डीलर हो, तो जर्नी में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल अगर बंदा है जो आपको गाइड नहीं कर पा रहा है कुछ भी है, तो डिफिकल्टीज आएंगी। रेस्ट बाकी अगर मैं अर्निंग की बात करूँ, जो भी बिल्कुल अर्निंग हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन अर्निंग से पहले मैं इस पे आ जाते हैं स्टेबलाइजर से। तो 3 स्टेबलाइजर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो भैया बताओ कौन कौन से यहाँ पर स्टेबलाइजर यूज़ हो रहे हैं, एंड कैसे कैसे कितने किलोवाट के हैं? ये हमारे पास 3 स्टेबलाइजर है। 3 स्टेबलाइजर, एक स्टेबलाइजर कितने किलोवाट का है? 15 किलोवाट का। टोटल 15, 30, 45 किलोवाट यहाँ पर स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हैं लोड के लिए। एक फ़ायदा और बता देता हूँ इन स्टेबलाइजर का, जो कि आपको देखने को मिलता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा आएगी तो कम कर देगा, बहुत ज़्यादा आएगी तो ऑटो कट कर देगा, कम आएगी तो बढ़ा देगा, बहुत ही कम आएगी तो ऑटो कट कर देगा। इन शॉर्ट ये सेफ्टी भी करता है आपकी मशीनों की। प्लस ये जो है ऑयल कूल है, तो अगर ये गर्म होगा तो इसको ऑयल से ठंडा करके रखता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है स्टेबलाइजर, इन सर्वो स्टेबलाइजर में, जो कि आपको देखने को मिलती है।
तो यहाँ से इससे कितनी मशीन चल जाती है? ये पर स्टेबलाइजर एक चलती है, 3 चलती है। एक स्टेबलाइजर पे 3 मशीन चलते हैं, तो 3 से चल जाते हैं 9 मशीन, जो कि हमारी 9 मशीन यहाँ पे लगी हुई है। और अगर कनेक्शन की बात करी जाए तो आई थिंक ये आपकी मेन केबल है। जी, मेन केबल है। ये कितने एमएम की है? ये 25 एल्युमिनियम केबल, 25 mm एल्यूमिनियम केबल। और ये फिर इसके 4 तार, 4 मतलब कैसे? ये 3 फेज कनेक्शन एक्चुअली। तो ये आगे हमने डिवाइड किया हुआ 3 सर्वर्स में, तो ये 3 फेज कनेक्शन है। 3 फेस और चौथा न्यूट्रल। 16 mm की तार यूज हुई है, 16 mm की कॉपर वायरिंग तार यूज हुई है। जहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा लोड के लिए हमेशा कॉपर वायर यूज़ करी जाए। तो यहाँ पर जितने भी तार है, इवन माइनिंग में सारी कॉपर वायर यूज़ करी है। जिन लोगों को नहीं पता, एल्यूमिनियम और कॉपर में लोड कैपेसिटी 3 गुना का फर्क रहता है। 3 गुना हल्की रहती है आपकी एल्यूमिनियम केबल और 3 गुना हैवी रहता है आपकी कॉपर। तो हमेशा कॉपर यूज़ करी जाए अगर आपको ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र करना है एक से दूसरी जगह। और यहाँ पर 3 सर्वो स्टेबलाइजर में डिवाइड करके वहाँ से फिर आउटपुट जो आ रहा है, यहाँ पर एमसीबी लगा के वो आउटपुट माइनर के लिए पहुँचाया है आपने। और आई थिंक ये छोटे सर्वो स्टेबलाइजर है जो हमारे एसी के लिए है। हाँ जी। अच्छा, ये जो सर्वो स्टेबलाइजर है ये ऑयल कूल है ना? जी, ऑयल कूल। ओके। एंड इस तरीके से आपने कनेक्शन कर रखा है और फिर यहाँ से वो सारे वायर यहाँ से होते हुए माइनर्स की तरफ चले जाते हैं और बिल्कुल वेल मेंटेन तरीके से यहाँ पर एमसी दी गई है ताकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई आग वाग ना लगे। प्लस अच्छे से वेल मेंटेन तरीके से यहाँ पर सॉकेट लगा रखे इन माइनर को कनेक्ट करने के लिए। वायरिंग में हमेशा आप ध्यान रखो कि वायरिंग बिल्कुल क्लीन मेंटेन होनी चाहिए। अगर किसी भी माइनर में इशू आता है तो फाइंड करना आसान रहे। साथ के साथ यहाँ पर एमसीबी दे रखी है, अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो ईजिली यहाँ पर कट हो जाए करंट, ताकि आपकी बाकी मशीन सेफ रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हमेशा वायरिंग बिल्कुल क्लीन मेंटेन और बढ़िया तरीके से करी जाए। बाकी ऑडियंस को मैं अगर दिखाना चाहूँ कौन सा माइनर यहाँ पर चल रहा है, तो कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करो। यहाँ पर सारे माइनर चल रहे हैं। यहाँ पर एंट माइनर के S90K Pro 120 टेराहर्ट्ज़, जो कि सारे माइनर ऑलमोस्ट सब में वारंटी है। बस एक माइनर को छोड़ के वो 95 TH है, बाकी सारे K Pro 120 TH है जो कि 140 टेराहर्ट्ज़ पर चलते हैं। तो अच्छा, इसमें हीटिंग का कैसे करा? हीटिंग तो बहुत आई होगी। हीटिंग जब आप एक चला रहे थे तो क्या होता था और अब क्या फर्क आ गया? जब मैं एक लेकर आया था तब तो बहुत बढ़िया थी। हाँ। जब 4 माइनर्स हो गए मेरे पास, तब मैंने इसी कमरे में शेल्फ स्टैक की हुई थी। अभी 3 शेल्फ लगी थी, उन पे बारी बारी रखी है, ऐसे मैंने लाइन लगाई। मैं आपको बता देता हूँ कि इन माइनर में हीटिंग का इशू क्यों आता है, क्योंकि एक्चुअली ये जो माइनर है ना काफ़ी हैवी हार्डवेयर है। तो इसके अंदर 4 पंखे होते हैं, फ्रंट की साइड पे 2 होते हैं, 2 बैक की साइड होते हैं। तो फ्रंट से हवा खींचता है और बैक से गर्म हवा निकालता है और काफ़ी गर्म होती है। अगर इन्हें एक ही रूम में चलाया जाए तो गर्म हवा इकट्ठी होने लगती है और वापस गर्म हवा इनके अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ऑटो कट हो जाता है। तो इसीलिए हमें पार्टीशन बनाने पड़ते हैं ताकि गर्म हवा अलग हो जाए यहाँ पर और ठंडी हवा सीधा माइनर को मिले। तो क्या हो रहा था, एक ही कमरे में लाइक कूलिंग और हीटिंग दोनों यहाँ पे हो रही, तो हीट अच्छे से नहीं चल पा रही थी, मतलब नहीं निकल। तो मतलब एक मशीन 2 मशीन आप चला रहे तो चल जाती थी, बट जब मेरे पास 4 माइनर्स थे तब बहुत बढ़िया चल रहे थे। जब थोड़े से माइनर बढ़ गए तो थोड़ी सी हीटिंग भी ज़्यादा निकली। तो हीटिंग के लिए आपने क्या करा फिर? तो उसके बाद मैंने आपको कांटेक्ट किया था सर। तो उसके बाद आपने मेरे को बताया कि ऐसे पार्टीशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद एग्जॉस्ट लगाने पड़ेंगे। तो सर आप पीछे आप, तो कैमरामैन आओ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पार्टीशन किस तरीके से बनाया और कैसे हीट को मैनेज कराया फिर टैकल कराया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या करा है। कैमरामैन थोड़ा सा इधर दिखाओ। इनके जो आउटर एरिया है ना जहाँ पर हवा निकलती है, क्योंकि यहाँ से इनटेक होती है हवा और इनके पीछे बैक साइड से हवा निकलती है, तो यहाँ पर एक कट ऑफ करके इन्हें पीछे लगा दिया है। बाकी यहाँ पर आएंगे तो शायद लोगों को अच्छे से दिखेगा। यहाँ से ये हवा आती है एंड होता क्या है, हवा डिवाइड हो जाते हैं, ठंडी हवा उधर रहते हैं, गर्म हवा इधर रहती है। तो यहाँ से सारी गर्म हवा आती है और ये जो गर्म हवा है ये कमरे से सीधी बाहर हो जाती है और यहाँ पर कुछ एग्जॉस्ट लगा रखे हैं जो गर्म हवा को बहुत तेज़ी से निकाल देते हैं। तो इससे हमारी गर्म हवा और ठंडी हवा अलग रहती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये कॉइन कौन सा माइन होता है इसके ऊपर? तो ये वाला कॉइन ही माइन होता है इसके अंदर, इसे कहता है बिटकॉइन। और कस्टमर से पूछते हैं भैया आपने बिटकॉइन ही क्यों चूज़ करा? क्योंकि जब आप आए थे आपने भी सर्च करी होगी, कैश माइनर आता है, DX माइनर आता है, एलिथियम माइनर आता है, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, उनके भी माइनर आते हैं, तो बिटकॉइन पर ही क्यों? सर जैसे आपको पता है कि जो बिटकॉइन है, जो बिटकॉइन है वो मतलब वही मेन कॉइन है पूरी क्रिप्टो करेंसी में। तो हमने सोचा कि मतलब क्यों ना बिटकॉइन ही माइन किया जाए, क्योंकि जो सारी मार्केट है वो बिटकॉइन पे बेस है। बिल्कुल। तो अगर BTC स्टेबल रहेगा तो फिर हम तभी कुछ प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, अगर बाकी कॉइन्स के डिपेंड रहेंगे, क्योंकि वो खुद दूसरे कॉइन्स पे डिपेंड है। जो दूसरे कॉइन्स हैं वो BTC पे डिपेंड है। बिल्कुल। और मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा,
सबसे बड़ा कॉइन है बिटकॉइन, इसी को आप माइन करो, इसी में प्रॉफिट है। प्लस आपने देखा होगा उस टाइम जो माइनर थे कैश पा पे जो रिटर्न दे रहे थे, आज उनका रिटर्न 3-4% नीचे गिर गया है। जबकि बिटकॉइन में जब भी लेके गए थे जो रिटर्न था, आई थिंक वही रिटर्न आज भी है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म सोचा जाता है ना कि शॉर्ट टर्म, तो बिटकॉइन सबसे बेस्ट कॉइन है इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी ये सारी चीज़ें हो गई ओवरव्यू। बाकी फैमिली को थोड़ा समझाने में इशू नहीं आता कि ये माइंड करते हैं और ऐसे चलते हैं? स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इशू आया था कि इसे अपने सेटअप करना हम समझा नहीं पा रहे थे कि हम क्या करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने पहले एक मशीन ली थी, जब उसे थोड़ा अच्छा वो दिखाया कि हाँ भी इससे पैसे आते हैं, जेन्युइनली आते हैं, उसके बाद आपने बढ़ाया। अब जब मंथली आने लग पड़े हैं तो घर वाले भी खुश हैं। चलो मंथली की बात कर लेते हैं। पहले मुझे तो बिजली का बता दो कितनी बिजली आती है, फिर उसके बाद मंथली की बात करेंगे। अच्छा एक मशीन अगर मैं एक आइडिया दूं तो 3 किलोवाट पे चलती है। हाँ, तो कितनी यूनिट ले लेता है एक माइनर मंथली? एक माइनर जो है वो यूनिट ले लेता है अराउंड 1800 to 2100। 21 मतलब 1800 यूनिट से 2100 यूनिट तक। अगर मैं मोटा बताऊं, यहाँ पर 3 किलोवाट पे एक माइनर चल रहा है, टोटल यहाँ पर 9 माइनर, तो ये हो जाता है 27 किलोवाट। 2 AC भी चल रहे हैं, उनका भी ऐड कर देते हैं, तो 30 किलोवाट हो जाता है यहाँ पर। हो सकता है 1-2 किलोवाट और यहाँ पर यूज़ हो रही हो, तो 30 किलोवाट यहाँ पर टोटल कंजप्शन है इस कमरे का। एंड यूनिट में अगर यहाँ पर कैलकुलेट करें तो हो जाती है 21,000 यूनिट। अब यहाँ पर बिल कितना आता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपके कितने रुपए वहाँ है। यहाँ थोड़ी सस्ती है बिजली, फ्री नहीं है, क्योंकि बड़े लेवल फ्री नहीं मिल पाती इजीली, तो यहाँ सस्ती है, ठीक है। एंड अगर रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न का क्या बताना चाहोगे? जो ये 140 टेराहैश पे हम जो चला रहे हैं, हाँ, एक दिन का कितना दे देता है एक माइनर? 550 रुपीज, 550 रुपये का रिटर्न है एक माइनर का एक दिन का। तो 9 माइनर यहाँ पर चल रहे हैं, अगर कैलकुलेट करा जाए तो 5000 के आसपास एक दिन का यहाँ पर अर्निंग है। इंटू अगर आप 30 दिन से करोगे तो 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए हर महीने यहाँ पर इनसे रिटर्न आता है। तो कैसा लगता है भैया आपको 1.5 लाख रुपए हर महीने? अच्छा लगता है। कोई नहीं भैया। एंड इसके अलावा अगर बाकी चीज़ों की बात की जाए, कोई बेस्ट चीज़ क्या बताना चाहोगे आप इन एसिक माइनर की? बेस्ट चीज़ यही है कि प्रॉफिट 18 लाख रुपए लगाया भाई ने, मतलब बहुत मोटा अमाउंट होता है ये। तो मतलब इसका प्रॉफिट अच्छा लगता है आपको? हाँ। नेगेटिव चीज़ क्या है? नेगेटिव इसकी मेंटेनेंस जो ये हमें करने में आती है कि अभी जैसे हम हीट को भी मैनेज नहीं कर पाए थे पीछे, तो बड़ा मुश्किल इशू आया था कि कैसे करें जी। और उसमें आपको आई थिंक आप परेशान हो गए थे यार, ये क्या चक्कर है। मतलब इतने पैसे हम तो 10 का सोच रहे थे तो 4 में हमारी हालत खराब होगी, तो हीटिंग का इशू आया था। ऐसे छोटी मोटी दिक्कतें आने लगती है, तो उसमें बस एक प्रॉब्लम है। प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे बस लगाना है, कहीं धूप में नहीं जाना, कहीं काम पे नहीं जाना, घर बैठे बस मशीन चलेगी, बिजली खाएगी, बस वो चीज़ अच्छी लगती है आपको? घर लगाओ चलाओ छोड़ दो, कोई बंदा नहीं रखना जो देखे, खुद भी नहीं उठ के देखना, बस ऑन कर दो स्विच और छोड़ दो, पैसा जो आएगा बस। आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम होती है आपको? आवाज़ की अब जैसे गर्मियाँ थी, मैंने पहले लगाई तो ठीक थी बिल्कुल। अब जैसे सर्दियों का टाइम आने वाला है, तो अब कैसे कि रात को थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। मतलब किसी पड़ोसी ने आके बोला भाई क्या चल रहा है, मोटर वोटर चल रही है क्या? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से सारा साउंड प्रूफिंग करा के रखा हुआ है, सारा एयर टाइट और साउंड प्रूफिंग हुई है। तो आवाज़ काफ़ी तक उससे कम हो जाती है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, नॉइस कैंसलेशन, बट काफ़ी कंट्रोल हो जाती है, कम हो जाती है। काफ़ी सारे माइनर है तो इसीलिए यहाँ पर आवाज़ काफ़ी सारी आ रही है, बट हाँ आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होती है माइनर की। और आप देख सकते हो ऐसे ये माइनर चलते हैं अपने फुल स्पीड पे, तो थोड़ी बहुत जो बचती है वो सहन हो जाती है। बाहर से अगर आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मोटर ही चल रही है, कोई ऐसे कुछ अलग चीज़ नहीं चल रही है, कुछ अलग नहीं चल रहा, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। माइनर की आवाज़ हमेशा एक इशू रही है कि इसको कैसे कम करा जा सकता है। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जहाँ से आप माइनर की आवाज़ को कम कर सकते हैं। कुछ इस तरह के फॉर्म आते हैं, एक्वेस्टिक फॉर्म, इनको लगा के आप माइनर की आवाज़ को काफ़ी कम कर सकते हो। प्लस आप अपने रूम को एयर टाइट बना देते हो तो आवाज़ काफ़ी कम हो जाती है। गैप के लिए जो गैप होते हैं दरवाजों में, खिड़कियों में, उसके लिए आप इस तरह के सिलिकन का यूज़ कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी तरीके से टाइट हो जाता है, प्लस रबर टाइप का रहता है, तो इससे ये आवाज़ काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी माइनर की आवाज़ कम कर सकते हो अगर आपको आवाज़ पसंद नहीं है तो। अच्छा भाई, लास्ट एक चीज़ पूछनी है आपसे। जी भैया। आप सर्विस क्या बताना चाहोगे जो मेरे से मिली आपको अब तक? भैया टॉप क्लास जो मैं थैंक यू भैया।
ठीक है, मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे मैं किसी और डीलर के पास जाता तो शायद मेरे को इतनी अच्छी नहीं मिलती। और भी है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना पसंद करूँगा, बाकी और भी थे। उनकी बात करने के तरीके से मेरे को लग रहा था कि वो सर्विस नहीं देंगे, बट आपने फ़ोन कॉल पे मेरे को इतना दिलासा दिया कि मैं अपने घर से उठ के आपके पास आया हूँ। तो सर्विस भी मेरे को काफ़ी अच्छी मिली है। बाकायदा एक मशीन मेरी सड़ गई थी, शायद आपको होगा, मतलब खराब हो गई थी एक तरह से, उसका हैशबोर्ड सड़ गया। मैं नॉर्मल स्टेबलाइजर पे चला रही थी, तो उसके बाद उसका हैशबोर्ड सड़ गया था। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट उनको एक कॉल की, उन्होंने डोर स्टेप से मेरी पिकअप करवाई, 1 महीने का टाइम मांगा, मेरी ठीक हो गई मशीन वापस अपने घर पे आ गई। और आई थिंक वो कौन सी मशीन है? ये वाली मशीन है, ये वाली मशीन है जो चाइना से होके आई है। और जो लोग कहते हैं कि चाइना में वारंटी नहीं मिलती, आपके सामने है। और ये सारी मशीन इनकी वारंटी के अंदर है, मतलब पैसे तो कवर हो जाएंगे प्लस कमाई भी हो जाएगा, और वारंटी के अंदर है। जब तक ये मशीन 1 साल की वारंटी आती है, उसके बाद फिर वारंटी नहीं रहेगी, ये रहता है। बाकी ओवरऑल क्या बोलना चाहोगे भैया आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करो, अच्छे डीलर से लो, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से लो। बहुत होमली फीलिंग आई है आपको भैया से बात में, कोई ऐसा नहीं लगे कि कोई अलग लोग हैं। मतलब भैया मैं क्या करता हूँ, जो एक्चुअल है ना वही कस्टमर को बताता हूँ मैं, और जिस माइनर में कमाई होगी ना वही माइनर में बेचता हूँ। बिल्कुल। हाँ। मैंने L7 कैश पास भी काफी पूछे थे आपने मैंने आपसे पूछा और आपने कहा कि कोई फायदा नहीं है, पैसा मैंने यही बोला था कोई फायदा। आप उन माइनर का कैलकुलेशन देख लो, 3-4 गुना कम है उनका रिटर्न, इवन ज्यादा हो गया, हर महीने आधा हो जाता है उनका रिटर्न। आपने मेरे को कहा था कि तेरे को चाहिए तो मैं मंगवा दूंगा, बट कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और आज के रेट में मेरे को हो रहा है कि अगर मैंने उससे इन्वेस्ट करे तो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। इनमें तो बढ़ रहा है बिटकॉइन, आप जब लेके आई थिंक 50-48 लाख लेकर गया था, 48 लाख के अराउंड INR, और उस टाइम से अब तक बढ़ा ही है। अभी 56-57 चल रहा है INR। तो पिछला जितना माइन करोगे वो उसकी भी वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी, तो उस चीज का बेनिफिट है आपको जी। तो ये थी ओवरऑल वीडियो गाइस, आपको शायद आई होप ये पसंद आई होगी। कुछ अगर रह गया हो तो कमेंट डाल देना, कुछ पूछना हो, जानकारी लेनी हो तो नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे सेल्स टीम को। मैं फिर बोलूँगा, जो भी इसके अंदर एक्चुअल चीज़ें थी वही चीज़ आपको बताइए, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, कोई झूठ बोला नहीं है। एक्चुअल जो चीज़ें थी, जिस तरह का लोड, जिस तरह की मशीन, जिस तरह की वारंटी, वही हमने आपको बताई है। एंड यही सच्चाई आपको अगर आप हमसे चीज़ें लेते हो तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको कोई मायना लेना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। एंड आज की वीडियो में इतना ही, बाकी थैंक यू भैया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए।